हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ई विद्या क्लासेस में। और आज इस क्लासेस में आपको क्लोरोबेंजीन बनाने के मेथड्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेज कहाँ होते हैं, ये बताया जाएगा। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बनाने के मेथड कौन कौन से हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके यूज कहाँ होते हैं, ये सारे टॉपिक आज आपको समझाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप स्वस्थ रहें, आप मन लगाकर पढ़ें, ये कामना करते हुए शुरू करते हैं। क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने का जो पहला मेथड है वह है सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा। सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा, इसको प्रयोगशाला विधि भी कह सकते हैं। मेथड को प्रयोगशाला विधि। जब क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड में तो उसमें ये पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, या पूछते हैं कि आप सैंड मायर अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए प्रयोगशाला जो विधि है, सबसे पहले क्या काम करते हैं कि प्रयोगशाला में हमें कौन कौन से केमिकल चाहिए जिससे हम क्लोरोबेंजीन बना सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसे लैब में तुरंत बनाकर तुरंत यूज करना पड़ता है, इसलिए हम सबसे पहले नाइट्रस एसिड बनाएंगे। तो नाइट्रस एसिड बनाने के लिए NaNO2 की रिएक्शन HCl से कराएंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा नाइट्रस एसिड HNO2, और Na और Cl अलग हट जाएंगे, NaCl। तो इस प्रकार से यहां पर हमें ये नाइट्रस एसिड मिला। ये है नाइट्रस अम्ल, या एसिड कह दीजिए नाइट्रस अम्ल। अम्ल। अब इसके बाद जब ये बना लेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, लैब में रखा हुआ नहीं मिलता, इसे तुरंत बनाकर तुरंत ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अब हम यहां पर लेंगे एनिलीन C6H5NH2। ये है एनिलीन। क्या लेंगे यहां पर, ये एनिलीन। और इस एनिलीन में अब मिलाएंगे HNO2 जो बनाया था अभी, प्लस HCl। अब आप देखिए यहां कितने ऑक्सीजन है, यहां पर दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन की वजह से यहां पर दो वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे, 2H2O। जब दो वाटर के मॉलिक्यूल अलग हट गए, चार हाइड्रोजन गए, तो यहां पर दो हाइड्रोजन यहां से, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, चार हाइड्रोजन निकल गए, दोनों ऑक्सीजन गए, तो यहां केवल क्या बचा, यहां रहा ऊपर N है, N, एक N ये रहा, N2, एक Cl ये रहा, Cl। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई
एजोनियम क्लोराइड। बच्चों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये भी लैब में रखा हुआ नहीं मिलता है, इसे तुरंत बनाकर यूज किया जाता है। तो ये अब हमने बनाया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और अब यहां पर जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम जो क्लोराइड बना, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर। यहां पर क्या होगा, N2 गैस सेपरेट हो जाएगी, जो HCl एसिड का Cl है ये पहुंच जाएगा यहां पर, और जो यहां बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में Cl है ये यहां आ जाएगा। तो ऊपर Cl हुआ, जो यह Cl था ये पहुंचा ऊपर, और जो N2 गैस थी यहां से N2 गैस सेपरेट हो गई, और यहां पर ये बन गया HCl। ये Cl जो है ये वाला Cl यहां पर आया, और ये कैटलिस्ट है, और ये बना क्लोरोबेंजीन लैब में, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के जो मेथड थे ये मैंने आपको बताए। अभी केवल एक मेथड है, कौन सा, लैब मेथड। इसके बाद सेकंड मेथड, सेकंड मेथड लेंगे हम फिनोल से। आप फिनोल से बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन, फिनोल से। फिनोल का सूत्र होता है C6H5OH, फिनोल। तो फिनोल से कैसे बनाए क्लोरोबेंजीन? सबसे आसान तरीका, फिनोल की रिएक्शन आपको करानी होगी PCl5 से। जब फिनोल PCl5 के साथ जाएगा रिएक्शन करने के लिए, तो यहां पर क्या होगा, जो इसमें Cl है ये OH को यहां से हटा देगा, और जब OH हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बना ये, क्लोरोबेंजीन। सिद्ध मेथड हो गए। नंबर 1 किससे किया, लैब मेथड, जो सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा किया गया था। सेकंड किससे था, फिनोल से। फिनोल में हमने क्या मिलाया, PCl5, Cl ने OH को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से हटा दिया, और विस्थापित करने के बाद यहां पर कितना, क्लोरोबेंजीन। POCl3 और HCl इसके सह प्रोडक्ट है। तीसरा मेथड, बच्चों तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे बेंजीन से। बेंजीन से, अगर बेंजीन की रिएक्शन किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, हैलोजन वाहक जैसे कि FeCl3 क्या है, एक हैलोजन वाहक है, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में इसका हैलोजनीकरण कर दिया जाए बेंजीन का, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। यहां पर क्लोरोबेंजीन लिया, सॉरी बेंजीन लिया यहां पर, और बेंजीन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराएंगे Cl2, हैलोजन वाहक ले लेते हैं FeCl3, तो यहां से क्या होगा, ये अलग हटेगा और ये कहलाएगा
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, तो ये बनी क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4, अगला मेथड है इसका गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। कौन सी रिएक्शन है? गाटरमैन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए रिपीट होती रहती है और कई बार बोर्ड में आ चुकी है, आगे भविष्य में भी आएगी। तो अगला जो हमारा मेथड है वो है गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। गाटर मान अभिक्रिया द्वारा। तो गाटर मान अभिक्रिया द्वारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेकर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे और CuHCl की प्रेजेंस में इसे गर्म करेंगे। CuHCl की प्रेजेंस में क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे। तो यहां पर जैसे सैंड मैंने समझाया था आपको, N2 गैस ली जाएगी, क्लोरीन यहां जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगी क्लोरोबेंजीन गाटरमैन से। तो ये 4 मेथड आपको बताए मैंने क्लोरोबेंजीन बनाने के। नंबर 1 प्रयोगशाला विधि जिसे बोलते हैं सैंड मायर मेथड, नंबर 2 फिनोल से, नंबर 3 बेंजीन से, नंबर 4 गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा। ये 4 मेथड ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई पूछा जाता रहा है, यूपी बोर्ड में खासकर। आप इन चारों मेथड को तैयार करेंगे तो आपका ये टॉपिक काफी हद तक तैयार हो जाएगा। अब ये बना लिए हमने, इसके बाद कल चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में नंबर 1 पहला, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है NaOH से क्रिया। किससे क्रिया पढ़ेंगे? NaOH से क्रिया। NaOH से क्रिया। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो जरा बताइए क्या होगा? NaCl अलग हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? फिनोल प्लस NaCl। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन अमोनिया से आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम इसे कई बार दे चुका। NH3 अमोनिया से क्रिया। जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है Cu2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहां पर
HCl अलग हटता है और एनिलीन बनती है। ये बना एनिलीन प्लस बना HCl, तो क्या बना ये एनिलीन। ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। इसके बाद थर्ड रिएक्शन आती है। थर्ड रिएक्शन लेंगे, इसमें हम वुड्स अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है। सोडियम मेटल के साथ जो वुड्स अभिक्रिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन का एक मोलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड का, और साथ में लेते हैं सोडियम मेटल। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, सॉरी वुड्स फिटिग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखने जा रहा हूं मैं। वुड्स फिटिग, ये नेम रिएक्शन में भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक मोलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का ले लो, C6H5Cl, सोडियम मेटल लीजिए, और एक मोलिक्यूल लेंगे आप मिथाइल क्लोराइड का, मिथाइल क्लोराइड का। अगर सोडियम है तो आप जानते हैं, सोडियम है तो ये ड्राई ईथर में ही रखना होगा, तो यहां लिख देंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो ये क्या बना? C6H5Cl, सॉरी C6H5CH3, C6H5CH3 प्लस 2NaCl, 2NaCl। तो ये क्या बना? टॉलुइन। क्या बना ये? टॉलुइन। जो नंबर 4 है रिएक्शन का, इसका नंबर 4, नंबर 4 की रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पर इसमें वुड्स फिटिग और फिटिग में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको चलेगा पता। ये है फिटिग रिएक्शन, फिटिग अभिक्रिया। फिटिग अभिक्रिया में क्या होता है? वुड्स फिटिग में एक मोलिक्यूल एरिल हैलाइड का, क्लोरोबेंजीन, एक मोलिक्यूल एल्किल हैलाइड का, मिथाइल क्लोराइड, और सोडियम मेटल ड्राई ईथर। इसमें क्या होगा? दोनों मोलिक्यूल एरिल हैलाइड के ही रहेंगे, अर्थात क्लोरोबेंजीन के ही दो मोलिक्यूल रहेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सोडियम मेटल, ड्राई ईथर, सब सेम। तो रिएक्शन इस प्रकार से होगी है C6H5Cl, दो मोलिक्यूल सोडियम मेटल के, फिर से C6H5Cl, यहां से ये अलग हटा, और ये था ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर। तो यहां पर NaCl अलग हट जाएगा, और ये बन जाएगा, जब एक बेंजीन से दूसरी बेंजीन का मॉलिक्यूल अटैच होगा तो ये डाइफिनाइल, डाइफेनिल, क्या बन जाएगा ये? डाइफेनिल।
डाई फेनिल प्लस 2NaCl। नंबर 5, जो इसकी पांचवी रिएक्शन है वह रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट अलग अलग साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से एसिटिल क्लोराइड से निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराई, और उसे कराने के बाद इन्होंने ऑर्थो और पैरा पर अलग अलग कंपाउंड प्राप्त किए। पैरा पर जो कंपाउंड होता है प्राप्त हमें, वह सबसे मुख्य कंपाउंड होता है इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्री डेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस, निर्जल बोलते हैं हिंदी में, निर्जल AlCl3 लुईस एसिड होता है ये। इसकी जब रिएक्शन करती है तो यहां पर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे, तो इस पर दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। एक ऑर्थो पोजीशन पर आएगा और दूसरे प्रोडक्ट में CH3 आएगा पैरा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। प्लस जो इन कॉर्नर पर H होते हैं, हर कॉर्नर पर H होता है, तो इन दोनों H को ये Cl द्वारा हट जाएंगे तो 2HCl बन जाएगा। ये ऑर्थो और ये पैरा। जो पैरा पर है पैरा क्लोरोटालुइन, ऑर्थो क्लोरोटालुइन, ये ऑर्थो पर है। तो पैरा वाला जो होता है वो मुख्य कंपाउंड होता है, मुख्य उत्पाद। ये बहुत अल्प मात्रा में बनता है, अल्प। जो अगली रिएक्शन आती है इसमें वो आती है इसी का एसिलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी दो इसमें भी जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल या एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, एसिटिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन, कैटलिस्ट के रूप में निर्जल AlCl3, निर्जल ये लुईस एसिड होता है, निर्जल AlCl3। तो यहां पर क्या होता है, जो एसिटिल समूह है यहां पर CH3CO, ये है एसिटिल समूह। ये यहां से
इस कोने का हाइड्रोजन, इस कोने का हाइड्रोजन हटा देंगे और एसिटिल ग्रुप यहां पर आ जाएगा। कौन सा ग्रुप है? एसिटिल ग्रुप। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटा देंगे और यहां पर ये आ जाएंगे। तो यहां बन जाएगा Cl जो था वो रहेगा। ये COCH3 ने H को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर आ गया COCH3। और इसी प्रकार एक बार COCH3 आएगा कहां पर? पैरा पर। COCH3 प्लस इन दोनों के हाइड्रोजन और Cl मिलकर एसिल बनाएंगे। तो ये ऑर्थो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन बना। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन बहुत थोड़ी सी मात्रा में बनता है, अल्प मात्रा में बनता है, ये मुख्य कंपाउंड नहीं है। पर पैरा पर जो कंपाउंड बना पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ये बहुत मुख्य कंपाउंड है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। अगले जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसकी, वो आते हैं क्लोरोफॉर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन जो है। इसमें बनता है DDT। क्या बनता है? DDT बनता है। क्या बनता है यहां पर? DDT। कैसे बनता देखिएगा। क्लोरोबेंजीन के आप यहां पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे, साथ में क्लोरल क्लोरल सी चलेंगे, क्लोरल Cl3 CHO, इसे बोलते हैं क्लोरल। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और 2 मॉलिक्यूल लेकर इसमें डाल देंगे कंसंट्रेट H2SO4। आप जानते हैं जैसे ही हम कंसंट्रेट डालते हैं तो तुरंत ही एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। यहां से हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये H2O का मॉलिक्यूल सेपरेट। अब जो प्रोडक्ट बना CCl3 के बाद क्या बचा हमारे पास? CH बचा। अब इस दोनों बेंजीन को 2 वैलेंसियों से जोड़ दीजिए, ये बन गया DDT। क्या बन गया ये? DDT। डाइक्लोरो, देखो डाइक्लोरो है, डाइफिनाइल डाइक्लोरो, पूरा नाम लिख देता हूं इसका मैं, फुल नेम है इसका डाई क्लोरो। अब ये है फिनाइल, ये भी 2 हैं, तो डाइफिनाइल डाइफेनिल। अब देखो 3 Cl आ गए यहां पर, तो ट्राई क्लोरो अब 2 कार्बन है यहां पर, क्या बोलते हैं? इथेन। बोर्ड में आता है कई बार कि DDT का परिणाम लिखो, तो जब आएगा लिखने DDT का परिणाम तो आप क्या करेंगे? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोन के लिए। और एक बात इसमें और ध्यान रखना, PP डैश ये लगा देना, PP डैश P डैश। ये क्यों लगाया हमने? क्योंकि एक पैरा पर Cl ये रहा, एक पैरा पर Cl ये रहा, एक को P मान लिया पैरा, एक को P डैश मान लिया। PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डाइफेनिल है, 3 Cl ट्राइक्लोरो हो गया, 2 कार्बन है, इथेन हो गया। ये कहाँ यूज होता है? कीटनाशक के रूप में। खेतों में फसलों पर जो कीट लग जाते हैं उस पर इसका स्प्रे होता है DDT का।
तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें जो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये रिएक्शन इसकी और है, तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हेलोजनीकरण करेंगे पहले हम। हेलोजनीकरण, हेलो हेलोजनीकरण, इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन किसी हेलोजन वाहक की प्रेजेंस में क्लोरीन से क्रिया करती है, तो ऑर्थो और पैरा स्थान पर दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जो ऑर्थो पर है वह प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा मिलता है, और जो पैरा पर है वह बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसलिए पैरा वाला होता है मुख्य कंपाउंड। तो मुख्य कंपाउंड कौन सा है, मुख्य उत्पाद, देखिए 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यहां पर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये दो प्रोडक्ट मिले हमें। दूसरा था नाइट्रीकरण, ये बात आपको समझने की है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको नाइट्रेशन आता है और वह कंडीशन लगा दी जाए कि आपको नाइट्रेशन करना है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो हम कैसे करेंगे। जब 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रेशन किया जाता है तो ऑर्थो पैरा पर अलग अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। ये HNO3 है, मैंने HNO3 को समझाने के लिए लिख दिया HONO2। इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, दो मॉलिक्यूल लेंगे, हमने भी इसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं। इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल अलग हटेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से अलग हटेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन रहेगी। यहां पर जो बनेंगे प्रोडक्ट वो बनेंगे Cl, और इसको बनेगा जब H हटा और ये NO2 यहां आएगा, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और एक बार प्रोडक्ट बनेगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, प्लस बनेगा 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो पैरा वाला क्या होता है, मुख्य होता है, ऑर्थो वाला बहुत अल्प मात्रा मिलता है। अगर नाइट्रेशन में ही आपसे ये कह दिया जाए कि नाइट्रेशन में आपको 100 डिग्री, ये तो हो गया 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, अगर आपको नाइट्रेशन ही करना है और ये नाइट्रीकरण आपको 100 से 110 डिग्री सेल्सियस में करना है, तो इसमें क्या होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। टेम्परेचर ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर दिया जाता है तो यहां पर आपको प्रोडक्ट बदल जाएगा। Cl, दो मॉलिक्यूल लेंगे HNO3 के, और यहां भी रख देंगे कंसंट्रेट H2SO4 100 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या होगा, इस कोने का और इस कोने का H अलग हट जाएंगे, और यहां पर प्रोडक्ट बनेगा Cl, यहां पर NO2, पैरा पर NO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो प्रोडक्ट कौन सा बना, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया। तो याद रखना एग्जाम में ये वाली बात कि यदि वह कहता है नाइट्रेशन कर दीजिए तो आप कोई सी भी रिएक्शन कर देंगे चलेगा। अगर वह टेम्परेचर की कंडीशन लगा देते हैं एग्जाम में कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रेशन कीजिए, या आपसे कह देते हैं
कि आपको 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रेशन करना है, तो ध्यान रखना है दोनों रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तीसरा आता है, इसका जो नेक्स्ट आता है वो आता है बच्चों सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण सल्फोनीकरण तो सल्फोनीकरण में क्या करेंगे आप, क्लोरोबेंजीन लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे H2SO4, H2SO4 ही है ये वाला, लिखने का तरीका अलग अलग है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस कोने का हाइड्रोजन, इस कोने का हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे, सल्फोनेशन हो जाएगा। यहां से आपको अलग क्या कर देना है, वाटर का मॉलिक्यूल, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल, SO3 एक बार ऑर्थो पर, SO3 दूसरी बार पैरा पर, SO3H ऑर्थो पर, SO3H कहां पर, पैरा पर, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल अलग हट जाएंगे साइड प्रोडक्ट के रूप में। ये इसका मेन प्रोडक्ट है मुख्य पैरा वाला, ये इसका साइड प्रोडक्ट है जो अल्प मात्रा में बनता ऑर्थो पैरा। तो पैरा पर जो मेन कंपाउंड है, ऑर्थो पर अल्प मात्रा में बनने वाला कंपाउंड है, पैरा कंपाउंड का नाम है पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड और ये है ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड। इस प्रकार से आपका ये क्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड, इसे बनाने के केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई। और इसका यूज कहाँ होता है, DDT बनाने में इसका यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन का, एनिलीन बनाने में इसका यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन का, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों यहां पर जो क्लोरोबेंजीन का टॉपिक आज आपको बहुत ही सही तरीके से और आसान तरीके से समझाया गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को रेडी कर लेंगे और आपको ये बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। तो इसी के साथ यहीं पर ये टॉपिक पूरा होता है और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लोरोफॉर्म पढ़ाया जाएगा। उसके बनाने के मेथड क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार आज के टॉपिक को पूरा कर दिया गया। केमिकल प्रॉपर्टीज बनाने के मेथड किसके, क्लोरोबेंजीन के। हेलो बच्चों, आज यूनिट 10 हेलो एल्केन हेलो एरीन का लास्ट टॉपिक शुरू हो रहा है और इस टॉपिक में SN1 SN2 नाभिक रागी ए का अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 नाभिक रागी द्वि अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया शुरू की जाएंगी। और SN1 SN2 की जो रिएक्शन है ये बोर्ड एग्जाम में आती रहती हैं और ये आप किस प्रकार सोल्व करेंगे ये मैं आपको समझा देता हूं। करते हैं शुरू SN1 SN2 अभिक्रियाएं। SN1 इसे बोलते हैं नाभिक रागी, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही भी कह सकते हैं आप इसे, नाभिक स्नेही, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ए का अणुक, ए का अणुक प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 में क्या होता है, वे रिएक्शन जिनकी कोटि एक होती है, वे रिएक्शन जिनकी कोटि एक होती है SN1 अभिक्रियाएं कहलाती है। तो यहां पर
SN1 जो अभिक्रियाएं हैं ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। पहले स्टेप में जो होता है वह एल्किल हैलाइड का विषम विखंडन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक विदलन होता है, और इस फ्यूजन से कार्ब धन आयन बनते हैं, कार्ब कैटायन बनते हैं, कार्बोनियम आयन बनते हैं। और यह जो प्रोसेस है बड़ा स्लो होता है, पहला स्टेप जो होता है। तो आप कोई भी एल्किल हैलाइड लीजिएगा, आपने ले लिया एल्किल हैलाइड टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड लेकर आपने जब रिएक्शन कराई इसकी, तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप जो होगा इसका, तो इसका जो बॉन्ड है C और Cl के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ये रिवर्सिबल होता है स्टेप। यहां पर क्या होगा, कार्ब कैटआयन बनेंगे, कार्ब कैटआयन CH3 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 C प्लस, ये बन गया कार्ब कैटआयन। और इसके बाद प्लस Cl नेगेटिव, कार्ब कैटआयन। तो यहां पर जो कार्ब कैटआयन बना वो स्लो प्रोसेस था। सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, जो कार्ब कैटआयन बना यहां पर CH3 CH3 CH3, कार्ब कैटायन न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ बहुत फास्ट, ये स्लो थी, मंद थी बोलते हैं इसे, मंद स्लो, ये फास्ट है, तीव्र बोलते हैं इसे, तीव्र रिएक्शन करता है और आकर कार्बन से अटैच हो जाता है, और इस प्रकार एक नया कंपाउंड बन जाता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है COH। जो नया प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 CH3, और यहां पर जाएगा COH। तो इस प्रकार से ये SN1 रिएक्शन कंप्लीट हुई। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो अभिक्रिया का वेग है, SN1 रिएक्शन में जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये हैलाइड एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्किल हैलाइड, तो इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी जो कोटि है 1 होती है, ऑर्डर इसका 1 होता है। तो दोबारा सुन लीजिए, SN1 अभिक्रियाओं में क्या होता है, इन्हें नाभिक स्नेही एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में SN1 अभिक्रिया जो होती है ये कोटि इनकी 1 होती है, और ये अभिक्रियाएं 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। जो पहला स्टेप है वह रिवर्सिबल होता है, स्लो होता है। इस स्टेप में विषम विखंडन होता है एल्किल हैलाइड का, हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है,
और इस हाइड्रोलिटिक फ्यूजन की वजह से यहाँ बनते हैं कार्ब कैटायन, और कार्ब कैटायन बनते हैं और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अब अगले स्टेप में जब आएंगे तो जो कार्ब कैटायन बने, कार्ब कैटायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये निगेटिव वाले कौन से होते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ बहुत तेज क्रिया करते हैं, बहुत फास्ट होती है, और ये स्टेप इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, और यहाँ पर कंपाउंड बन जाता है, हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग कहाँ करता है? केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो SN1 रिएक्शन में कितनी क्वांटिटी होती है? एक होती है। अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में पूर्ण होती है। पहला पद कैसा होता है? रिवर्सेबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। और इस पद में क्या होता है? इस पद में एल्किल हैलाइड का विषम विखंडन हो जाता है, उसका आयन हो जाता है, हाइड्रोलिटिक फ्यूजन हो जाता है, और यह पद बहुत स्लो होता है। इससे क्या बनते हैं? इस पद में कार्ब कैटायन हमें प्राप्त हो जाते हैं, कार्बोनियम आयन प्राप्त हो जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? द्वितीय पद में क्या होता है? ये जो कार्बोनियम आयन प्राप्त हुए, ये कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार हमें एक उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अब आता है SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रियाएं। SN2 अभिक्रियाओं में SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही, या आप रागी कह सकते हैं, रागी, द्विअणुक नाभिक स्नेही या रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। द्विअणुक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? साफ में दिख रहा है हमें SN2, ये 2 जो शब्द है, 2 जो अक्षर है, ये बता रहा है कि SN2 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट, 1 स्टेप में कंप्लीट होगी, परंतु कोटि इनकी 2 होगी। ये केवल इसकी कोटि को बता रहा है कि कोटि कितनी है इसकी? 2 है। इसमें कोटि 2 क्यों है? क्योंकि इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग जो होता है वो एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इनमें कोटि कितनी होती है अभिक्रियाओं की? इन अभिक्रियाओं की कोटि होती है, ऑर्डर होता है 2। कितने पदों में पूर्ण होती है? 1 पद में पूर्ण हो जाती है, 1 पद में पूर्ण हो जाती है। इसमें अभिक्रिया का वेग कहां डिपेंड करता है? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर एंड नाभिक स्नेही अभिकर्मक की कंसंट्रेशन पर, दोनों पर डिपेंड करेगा अभिक्रिया का वेग। वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो सकते हैं, OH हो सकता है, CN हो सकता है, जितने भी निगेटिव वाले हैं वो सारे नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो सकते हैं, ETC। यहां पर अब ये कंप्लीट कैसे करेंगे? एग्जांपल देखिए इसका एक, यहां पर हमने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड CH3X, तो हम CH3X को इस प्रकार ना लिखकर हम क्या करेंगे? इसे CH3X को हम लिखेंगे CH और X। यहां पर कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक ले लेंगे हम और इसकी अब रिएक्शन कराएंगे
तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो हैलोजन पर एटम है, यहां पर हैलोजन एटम के सीधे अटैक नहीं करेगा कार्बन पर, इसके विपरीत दिशा में जाकर कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करना शुरू कर देगा। कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करना शुरू करेगा। कौन? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और यहां पर जब शेयरिंग कर ली इसने, तो शेयरिंग करने के बाद अब यहां पर ये एक मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा। मध्यवर्ती यौगिक यहां बनेगा, यहां पर NU मध्यवर्ती यौगिक बना और ये अनस्टेबल होता है, तो ये कुछ देर के बाद मध्यवर्ती यौगिक जो बना, ये मध्यवर्ती यौगिक कुछ देर के बाद यहां से X मतलब हेलोजन एटम को हटा देगा और एक नया कंपाउंड बना लेगा। यहां पर H, यहां पर H और यहां न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेह अभिकर्मक आ जाएगा और X यहां से हट जाएगा। तो ये इस रिएक्शन में आपने देखा कितनी क्वालिटी होती है इसकी? 2। कितने पदों में पूर्ण हो जाती है? एक पद में कंप्लीट हो जाती है। इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेह अभिकर्मक क्या काम करता है? नाभिक स्नेह अभिकर्मक एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन जुड़ा होता है उसके अपोजिट साइड में जाकर कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कार्बन से अब हैलोजन परमाणु जो जुड़ा हुआ है सह संयोजक बंध द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा, वो धीरे धीरे वहां से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है और वहां पर न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेह अभिकर्मक अपनी पकड़ बना लेता है, मजबूती कर लेता है और अपने बॉन्ड को और एक कंपाउंड बना देता है। इसमें अभिक्रिया का वेग जो है ये दोनों पर डिपेंड करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर भी। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करता है और एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। एल्किल हैलाइड इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है और इस अभिक्रिया में एक पद में ही अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, एक स्टेप में, और इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एक आपने लिया यहां पर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में OH और एक लिया आपने एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम CH3Cl और इसमें ले लिया आप लोगों ने NaOH या KOH। तो यहां पर क्या होता है, जो OH है ये कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन पर अटैक करने के बाद कार्बन और Cl के बीच बने बंध को कमजोर करना शुरू कर देगा और कार्बन के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेगा। तो यहां पर बनेगा एक मध्यवर्ती यौगिक CH3Cl और यहां आ जाएगा OH और धीरे धीरे ये वाला यहां से टूट जाएगा बॉन्ड और यहां पर एक नया कंपाउंड बन जाएगा CH3OH प्लस KCl। ये बना कंपाउंड। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन आपकी यहां पर कंप्लीट होती है और न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसके मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूं। इसका जो एग्जांपल एक और लेंगे हम C2H5Br प्लस AgCN। तो क्या होगा इसमें? Cn क्या है यहाँ पर? Cn न्यूक्लियोफिलिक है, तो यह कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और कार्बन पर अटैक करने के बाद यहां से ये C2H5
Br इस बॉन्ड को कमजोर करेगा, इस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा और यहां पर एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनाएगा, मध्यवर्ती यौगिक। और इस प्रकार ये अनस्टेबल होता है, तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां से Br अलग हट जाएगा और यहां बन जाएगा नया कंपाउंड C2H5NC प्लस AgBr। ये बन गया नया कंपाउंड एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। तो यहां पर आपने सीखा SN1 रिएक्शन की कोटि कितनी होती है, 1। SN1 अभिक्रिया कितने प्रथम पूर्ण होती है, SN1 अभिक्रिया जो होती है वह 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और SN1 अभिक्रियाओं में जो पहला स्टेप होता है वह बहुत स्लो होता है और रिवर्सेबल होता है, और पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड का विषम विखंडन हो जाता है और एक कार्ब कैटायन बन जाता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो कार्ब कैटायन बना वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेता है और एक नया प्रोडक्ट बना देता है। तो SN1 अभिक्रिया में केवल अभिक्रिया का वेग जो होता है वो एल्किल हैलाइड जो होता है उसकी सांद्रता पर डिपेंड करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वह SN1 अभिक्रिया है और उसमें उसकी कोटि 1 होती है। SN2 अभिक्रिया में देखा आप लोगों ने कि SN2 अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया का वेग है वह डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है जब उस पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का अटैक होता है तो वह कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन के साथ उसके इलेक्ट्रॉनों के साथ एक बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, जिससे हैलाइड कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उस बॉन्ड के कमजोर हो जाने से वह एक मध्यवर्ती यौगिक बनाना शुरू कर देता है और मध्यवर्ती यौगिक में से हैलोजन तुरंत हट जाता है और इस प्रकार से एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। और इसी के साथ आज ये चैप्टर यही पूरा होता है। SN1 और SN2 रिएक्शन आपको समझा दी गई है और ये बोर्ड एग्जाम का एक अहम पार्ट है, SN1 SN2 रिएक्शन, और आप इन्हें तैयार करेंगे और आगामी बोर्ड एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगी। इसी के साथ आज का टॉपिक पूरा होता है और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक पूरा हुआ। इसी के साथ हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।